आपको पता ही होगा कि हम आपके लिए किस प्रकार की वीडियो और किस भर्ती परीक्षा की तैयारी करवाने हेतु तो आपके लिए हम जीके का एनालिसिस कवर करा रहे हैं। तो आज आप देख पाएंगे 13 जून 2025 भर्ती परीक्षा का पहला शिफ्ट, और इस प्रकार आपको हम क्रम से डे बाई शिफ्ट वाई कवर करा रहे हैं। कभी कहीं कहीं हो जाता है, बाकी हम दो दो शिफ्ट तो हर दिन की कवर करा रहे हैं, पहला शिफ्ट दूसरा शिफ्ट। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तो आपका ही फायदा होगा, और हम प्रयास करेंगे आपको कि जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दे वो सही सटीक हो और अगली भर्ती परीक्षा में आपको काम दे सके। और अगर आप एग्जाम था याद रखें 13 जून 2025 को, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आज पेपर था तो आप बताइए कि क्या ऐसे प्रश्न आए थे या किस प्रकार के प्रश्न आए थे या संबंधित प्रश्न आए थे, तो हम आपको और एक्स्ट्रा फैक्ट बता सकते हैं। तो हमारे स्रोत के माध्यम से हमें जानकारी मिली है, उस आधार पर हम आपको जानकारी बता रहे हैं। चलिए देखिएगा लास्ट तक, और आपको बता दूं आपके लिए 100% सही और सटीक जानकारी देने वाले हैं। तो लास्ट तक देखेंगे तो आपका ही फायदा होगा, और एग्जाम था तो आप देखते रहें, आप खुद कह दोगे कि हाँ सर ऐसे प्रश्न आए थे। चलिए, 24 जनवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? और रही बात इस प्रकार से हमें दिवस का भी प्रश्न पूछ रहा, याद रखें तो आप देख पा रहे होंगे 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, और जो शिक्षा के महत्व को दर्शाता है, भारत में इसी दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, याद रखें। तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत की तरफ से मनाया जाता है इसी तारीख को। समझ लीजिएगा, हम आपको प्रश्न का लेवल, प्रश्न का पैटर्न और किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं आप इसीलिए आपको दिखाने के लिए हम पढ़ा रहे हैं, और एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं जो आगामी शिफ्टों में आपको काम देगा और आगामी भर्ती परीक्षा में काम देगा। और आप नए हैं तो आपको बता दें, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको भंडार मिल जाएगा, और चैनल तो आपको पता ही होगा, प्लेलिस्ट की नाम बात करें आरआरबी एनटीपी सीबीटी बंजी के जिस एनालिसिस करके डाला है। तो मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन सा देश चौथे स्थान पर है? मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो सूचकांक है, इंडेक्स वाले प्रश्न हैं, उनका तो प्रश्न बार बार आएगा। मानव विकास सूचकांक 2025 में शीर्ष 5 देश याद रखें। आइसलैंड की बात करें तो 0.972 है इसका स्कोर। नॉर्वे आप देख पाएंगे, स्विट्जरलैंड आप देख पा रहे होंगे, डेनमार्क आप देख पा, जर्मनी आप देख पा रहे होंगे, और स्वीडन। इस प्रकार से आपके पास हमने फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ और 5 नंबर, इस प्रकार से आप शीर्ष 5 देश देख पाएंगे, और आप स्वीडन देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, ये आपके मानव विकास सूचकांक में अव्वल 5वें स्थान पर 5 टॉप देश है। तो वहीं आपको और प्रश्न पूछेगा कि मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का 193 देशों में से 130वां है। तो आपको टॉप 5 पता होनी चाहिए, तो आपको वहीं से पूछा था, है कि हमने आपको टॉप 5 बताया। अब अगले शिफ्ट में पूछ लेगा किसी भी भर्ती परीक्षा में, चाहे इसी एनटीपीसी में, कि भारत का क्रमांक कौन सा है, तो आप बताएंगे 130वां। और टोटल 193 देशों का जायजा लिया गया, इंडेक्स बनाया गया, तो और भारत का याद रखेंगे 0.685 स्कोर है। भारत की मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। तो भारत विकास जो मानव विकास रिपोर्ट में बहुत पीछे है। और आप देख पा रहे होंगे, भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन 78वां है, श्रीलंका 89 है, भूटान 125वां है, नेपाल 130वां है, जापान क्षमा चाहेंगे, चीन 78वां, श्रीलंका 89वां, भूटान 125वां, बांग्लादेश 130 है, नेपाल 145, पाकिस्तान 168 है। तो भारत से पीछे है कुछ देश और पड़ोसी कुछ आगे हैं। खास रही बात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से यूएनडीपी कहते हैं मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। अगर आप पूछ ले कि मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान, तो आप बताएंगे 193 देशों में 130वां है। और कौन जारी करता है, जो भी प्रश्न बनेगा तो आप क्या बोलेंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। और हमारे भारत 193 में 130 नंबर का मध्यम मानव विकास सूचकांक। और इतना फैक्ट आपको बताएंगे और ऐड जानकारी कि हम उस प्रश्न का व्याख्या ही बताएंगे। विश्लेषण एनालिसिस तो कवर हो रहा है, लेकिन साथ में व्याख्या भी चल रहा है, जिससे आपको अगले शिफ्टों में काम दे सके। HDI जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय का मापन करता है। मतलब क्या, मानव विकास सूचकांक की बात कर रहा है, ठीक है, उसे हम शॉर्ट फॉर्म में HDI कहते हैं। तो HDI जारी कौन कर रहा है, UNDP। और रही बात इस HDI में किसका रिपोर्ट जारी करता है, किसको उधार दिया जाता है, तो बताएगा जीवन प्रत्याशा, जीने की उम्र, शिक्षा क्या है और प्रति व्यक्ति आय क्या है, जी आपको HDI में पता करना। आप देख पा रहे होंगे
रुद्रदमन किस वंश का शासक था जिसने मथुरा और गुजरात पर शासन किया था? और इसके पहले हमने जितने वीडियो बनाया है बिल्कुल ऑथेंटिक सही सटीक जानकारी के साथ बनाया है, और अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते तो उस तिथि व उस तारीख के विद्यार्थी के साथ कर सकते हैं आप लोग। और रही बात और विश्लेषण व्याख्या सहित कर रहे हैं जिससे आगामी शिफ्टों में 100% सहयोग होगा, तो ये बात भूलिए न, और अपने सहपाठियों को भी आप पढ़ा सकते हैं जिनका आगामी शिफ्टों में एग्जाम है। तो रुद्र दमन पश्चिम क्षत्रप वंश का शासक था जिसने मथुरा और गुजरात, विशेषकर गुजरात में सौराष्ट्र और काठियावाड़ पर शासन किया था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जब निचली अदालत जैसे सत्र न्यायालय की बात करें सजा सुनाती है तो हाई कोर्ट उस सजा को अपनाने से पहले किस तरह की सजा का समीक्षा करता है? मतलब जब निचली अदालत, जैसे हम सत्र न्यायालय में कहते हैं, सजा सुना देती है तो हाई कोर्ट मुक्तः गंभीर सजाओं जैसे मृत्युदंड, फांसी, आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा की समीक्षा करता है। हाई कोर्ट इन सजाओं को अपने अधीन विचार करता है, विशेष रूप से तब जब इन पर अपील या पुनरीक्षण याचिका दायर की जाती है या कानून के अनुसार उसकी पुष्टि आवश्यक होती है। जैसे आप समझ पा रहे होंगे, अगर सत्र न्यायालय अगर फांसी दे दिया, मृत्युदंड दे दिया, आजीवन कारावास दे दिया, 10 वर्ष या उससे अधिक सजा दे देता है, अगर उसका पुनरीक्षण के लिए अगर आदेश याचिका लगाया गया है तो उसको चेक करना पड़ेगा, ध्यान रख हाई कोर्ट को, ठीक है। उसके बाद ही वह फैसला सही माना जाएगा। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, फरवरी 2025 में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की? तो फरवरी 2025 में इंडियन बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है जिसमें ग्राहक बैलेंस चेक, खाता खोलना, कार्ड ब्लॉक करना आदि सुविधाएं व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। और आप व्हाट्सएप चलाते हो तो आपको पता ही होगा। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ब्रिटिश राज में सबसे पहले नगर पालिका का शुरुआत कब हुआ था? तो नगर पालिका की बात कर रहा हूँ, वो भी ब्रिटिश सरकार के समय में। तो नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत का प्रश्न हमें बार बार पूछ याद रखेंगे, नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत निकाय के बारे में। तो ब्रिटिश शासन में सबसे पहले नगर पालिका, जिसे हम नगर निगम कहते हैं, की शुरुआत मद्रास में, या सबसे पहले मद्रास में नगर निगम खोला गया। मद्रास नगर निगम की स्थापना 1687 और 88 के बीच की गई थी, जो भारत ही नहीं ब्रिटेन के बाहर किसी भी राष्ट्रमंडल देश का सबसे पहला नगर निगम है। देखिएगा, तो 1687 से 1688 के मध्य इसे खोला गया था। यह भारत ही नहीं पूरे ब्रिटेन के बाहर भी किसी राष्ट्रमंडल देश का सबसे पहला नगर निगम माना जाता है। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, तो आप 1687-88 के बीच मानेंगे भारत का पहला, चाहे ब्रिटेन के बाहर पहला या राष्ट्रमंडल देशों की बात करें तो सबसे पहला नगर निगम मद्रास, वर्तमान नाम चेन्नई, तमिलनाडु राजधानी, वहां पर खोला गया था और अंग्रेजों द्वारा। संगम साहित्य के 8 संकलन किस पुस्तक में है? तो संगम साहित्य के 8 संकलन याद रखें, एट टू टो गई में याद रखेंगे, नामक पुस्तक में संकलित हैं। इसमें संगम युग के 8 ग्रंथ आप देख पा रहे हो यहाँ पर, नरीने कुरुंथोके, एंगुरु नुरु, पुराना नुरु, दपित्रुपत्तु, परिपादल, कली थोगे और आहनुनुरु शामिल है। तो थोड़ा सा नाम आप देख पा रहे होंगे, दक्षिण भारत के हिसाब से थोड़ा सा हटीलस नाम कह सकते हैं आप लोग, हट के नाम मतलब, तो आप थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन क्या करें, प्रश्न पत्र तो दिया है तो इसलिए हम आपको दिखा दिए। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 75वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 11 से 12 मार्च 2025 गए थे? मतलब आप कह सकते हो राष्ट्रीय दिवस, जैसे भारत का राष्ट्रीय दिवस होता है स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, है कि नहीं, उसी प्रकार याद रखेंगे किस देश का 57वें नंबर का राष्ट्रीय दिवस था, वहां पर हमारे भारत के पीएम श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी गए थे। तो आप पूछ रहा है तो याद रखें मॉरिशस गए थे, वहां मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए थे। तो ऐसे प्रश्न तो पूछता है जो अप टू डेट हो, यही तो करंट अफेयर प्रश्न है भाई। आपको तो पता ही होगा, आप पहले से जीके का एनालिसिस देख रहे होंगे, तो 9 से 10 प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं सीए के, मतलब करंट अफेयर के, सोचिएगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा। छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली प्रमुख नदी की बात करें, दामोदर नदी है। दामोदर नदी का स्रोत झारखंड के छोटा नागपुर पठार के खमरपत पहाड़ी में है और यह पश्चिम बंगाल बहती, याद रखें। और शानदार प्रश्न पूछा है,
अगर आप पूछ ले कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ था, आप क्या बोलेंगे? झारखंड में। यहीं से नदी निकलती है आपकी, कौन? दामोदर। कौन? दामोदर नदी। और दामोदर नदी निकलती हुई पश्चिम बंगाल में जाके बहती है और फिर आपके बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। रही बात, और इसे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है, मतलब ये पश्चिम बंगाल में तबाही मचा देती है। जैसे बिहार का शोक आप समझ रहे हो ना, इसे बोलते हैं कोसी को। बिहार का शोक कोसी है, उसी प्रकार से दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, जो तबाही मचाती बाढ़ की। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 1857 के विद्रोह को कहाँ सितंबर में समाप्त कर दिया गया था? याद रखें, तो 18 क्रांति हो चाहे कोई सा विद्रोह हो, हमें विद्रोह का प्रश्न बार बार पूछ रहा है। तो आपके समक्ष प्रश्नों का पैटर्न पता चल गया है और हम बताते चलते हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। 1857 के विद्रोह को सितंबर में दिल्ली में समाप्त कर दिया गया था। अंग्रेजों ने 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, जिससे विद्रोह का प्रमुख केंद्र समाप्त हो गया। और आपको पता है क्रांति क्यों हुई थी और क्रांति में जीत आखिरकार अंग्रेजों की हुई, याद रखें, तो आप समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, फरवरी 2025 में हिमस्खलन भारत के किस राज्य में हुआ था जहां 8 लोग मारे गए थे? और आपको पता होगा हाल ही में हमारे दक्षिण भारत में स्थित शहर अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का जो आपका हवाई जहाज, आते जहाज क्रैश हो गया, जहां पर हमारे भारत देश के कुछ व्यक्ति जो लंदन जा रहे थे, याद रखें, उनका देहांत हो गया और एक भाई साहब वहाँ बच पाया है और बाकी जो विभाग अंदर जो बैठे थे, आप कह सकते हो प्लेन में, और कुछ जहाँ पर रिहायशी इलाके में गिरा है, तो वहाँ आसपास बहुत मानहानि हुई है, लोगों ने अपने परिवार के लोगों को गंवाया है। तो उस दुखद समस्या या दुखद घड़ी में हम उनको नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और रही बात, ऐसे प्रश्न भी आपको पूछ सकता था, याद रखें, यह भारत का कह सकते हैं सबसे बड़ा विमान दुर्घटना है। तो प्रश्न थोड़ा बनने के चांस याद रखेंगे, हाल ही में हुआ है, तो क्योंकि यहाँ घटना का प्रश्न पूछा तो हम आपको बता दिए, ठीक है। वो भी 2025 की बात याद रखें, हाल ही में नहीं, कल ही परसों हुआ है। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हुआ था, जहाँ 8 लोगों की मृत्यु हुई थी। वो क्या है? हिमस्खलन। और ये आपका एयरप्लेन क्रैश है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इनमें से कौन सा शासक मौर्य वंश का नहीं था? तो आपको मौर्य वंश का शासक दिखा देते हैं और बार बार कह रहा हूँ कि मौर्य वंश शासक आएगा, गुप्त का आएगा, मराठा का, मुगल का प्रश्न आ रहा है बार बार। तो मौर्य वंश के शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ, संप्रति, सालुके, देववर्मन, सत्यधनवंत और बृहदत्त। तो सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य आता है। ये पूरा क्रमशः है, पूरा क्या है जी, क्रमशः याद तो करना पड़ेगा, बिना याद करे आप नहीं बता सकते। क्योंकि पिछले शिफ्ट में पूछा था, चंद्रगुप्त मौर्य को पूछ लेता, अशोक को पूछ लेता, और पूछा था कि चंद्रगुप्त अशोक के बाद उत्तराधिकारी कौन, ये प्रश्न पूछा तो मैं उस समय बताया था कि आपके दशरथ मौर्य रहेंगे। तो यहाँ पर जो भी क्रम याद रखें वो सिस्टमेटिक चल रहा है। सबसे अंतिम शासक पूछ लेता, क्या बोलेंगे? बृहदत्त। ऐसा फैक्ट तो आपको बताने का प्रयास हम कर ही रहे हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो आप बस बढ़िया सीखने का प्रयास कीजिएगा। आप इस बार अच्छा नहीं कवर कर पा रहे, तो अगली बार कवर कर पाओगे, क्योंकि वैकेंसी या 2 बार आप फिर रिवाइज होगी। ALP का आ चुका है, जल्द अपकमिंग है, तकनीशियन का ध्यान रखें, तो वो 6500 के आसपास पोस्ट आएगा। तो इस प्रकार से वैकेंसी आपके समक्ष धीरे धीरे आते चलेंगी, आप लोग तैयारी करते रहिएगा। इन शासकों के अलावा पुष्पमित्र शुंग मौर्य वंश का शासक नहीं था। क्यों? यह तो उनका सेनापति हुआ करता था। वह शुंग वंश का संस्थापक था, जिसने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके मौर्य वंश का नाश कर दिया। तो 322 ईसा पूर्व स्थापना होकर 150 ईसा पूर्व तक इस मौर्य वंश का शासन काल चला। और इसके मौर्य वंश के बारे में और भी फैक्ट पहले बता चुका हूँ और बार बार बताएं, जिससे वीडियो लंबा हो। अगला प्रश्न आप देख पा, अब भी हमें क्रांति का प्रश्न पूछा था कि 57 क्रांति शुरुआत में मेरठ हुई थी और लास्ट में कहाँ हुई है? समापन दिल्ली में। और दिल्ली में जब प्रमुख क्रांति का केंद्र था, वहाँ जब हमला बोल दिए तो थोड़ा सा डगमगा गया और हमारा क्रांति समाप्त हो गया। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपको पता, मेरठ छावनी से। और याद रखना डेट 10 मई, बहुत शानदार है, ये प्रश्न पूछ लेता, 10 मई 1857। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, चावल और गेहूं किस क्षेत्र में ज़्यादा होता है? गंगा, सिंधु, पूर्वी तट या पश्चिमी तट? आपको बता दें, चावल और गेहूं दोनों ही गंगा सिंधु के मैदान, पूर्वी तट या पश्चिमी तट में तुलना में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आप कह सकते सिंधु गंगा के मैदान, ठीक है।
तो सिंधु और गंगा की मैदानी जो इलाके हैं, याद रखें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है? आपकी चावल और गेहूँ की। और यही तो आपके हरित क्रांति में मुख्य फसल माने जाते थे, इनके उत्पादन में वृद्धि हुआ था उस समय, क्रांति के समय। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, महालवाड़ी व्यवस्था में टैक्स भूमि राजस्व की बात कर रहे हैं, किससे लिया जाता था? तो गांव या महल के सभी किसानों से सामूहिक रूप से लिया जाता था। मतलब किसान भाई किसान, चाहे वो गांव का हो चाहे महल का हो। टैक्स मतलब टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया, जिसे हम लंबरदार कहते थे, की होती थी, जो पूरे गांव के किसानों से कर इकट्ठा कर सरकार को देता था। यानी कर किसी एक किसान से नहीं बल्कि पूरे गांव महल से सामूहिक रूप से वसूला जाता था। याद रखें, तो पूरे गांव के लोग दिया करते थे। किस व्यवस्था में? महालवाड़ी व्यवस्था में। याद रखना, तो महालवाड़ी व्यवस्था में पूरे गांव या आप कह सकते हैं महल को दिया जाता था। महल के लोग हों चाहे गांव के लोग हों, टैक्स तो देना पड़ेगा। और रही बात, मुखिया को टैक्स दे दिया जाता था और वह फिर सरकार को दिया करता था। एक्स्ट्रा फैक्ट हम बताने की तैयारी रहते हैं। यदि कोई किसान कर नहीं चुका पाता तो उसकी भरपाई बाकी किसान मिलकर करते थे। यानी सामूहिक जिम्मेदारी कह सकते हैं आप लोग। मतलब अगर किसी किसान के पास क्षमता नहीं है कि वो कर चुका सके, टैक्स दे सके, तो सामूहिक रूप से सभी किसान मिलकर उसकी कर को चुकाते थे। माप तो होता नहीं था भाई। तो ये था महालवाड़ी टैक्स का क्या? महालवाड़ी व्यवस्था में टैक्स इस प्रकार से वसूला जाता था। थोड़ा सा दयनीय कह सकते हो आप लोग, है कि नहीं? अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 73वें संविधान संशोधन के तहत गठित त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में निचले स्तर पर सबसे अच्छा कार्य कौन करता है? तो त्रिस्तरीय पंचायत के प्रश्न बार बार पूछ रहा, बार बार कह दूं आपको मैं। ग्राम पंचायत सबसे अच्छा कार्य करता है। यह गांव स्तर पर स्थानीय विकास योजनाओं की क्रियान्वयन और ग्रामीण जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करता है। मतलब गांव क्षेत्र में विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। ग्राम पंचायत को ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र की बुनियादी इकाई माना जाता है, जो स्थानीय समस्याओं का समाधान करने में सबसे प्रभावी माना जाता है। मतलब ग्रामों में ग्राम पंचायत एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निकाय होता है और राजनीतिक निकाय होता है, जो उस क्षेत्र की समस्याओं को व योजनाओं को क्रियान्वयन करता है। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इस संशोधन के तहत ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत की त्रिस्तरीय प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। मतलब 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत स्तरीय लागू किया गया, जहाँ त्रिस्तरीय पंचायत रहेगा, जिला में जिला पंचायत, ब्लॉक में जनरल पंचायत और गांवों में ग्राम पंचायत। सबसे छोटी इकाई कहलाती ग्राम पंचायत, जिससे स्थानीय स्वशासन और सत्ता का विकेंद्रीकरण सुनिश्चित हो सके, वह हुआ। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, थार रेगिस्तान भारत के किस राज्य में फैला? या एक ही राज्य में नहीं है, वो तो भाई पाकिस्तान तरफ भी गया। तो ऑप्शन आपको किस हिसाब से दिया था वो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो थार रेगिस्तान भारत के राजस्थान में मुख्य रूप से फैला है। इसके अलावा इसका विस्तार गुजरात में भी है, पंजाब हरियाणा में राज्यों में भी है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान में, इसलिए इसका जो थार रेगिस्तान का जो एरिया आता है वो कौन आता है? राजस्थान। अगर आप पूछ ले कि थार रेगिस्तान कहाँ था, आप क्या बोलेंगे? राजस्थान। लेकिन गुजरात तरफ भी फैला है नीचे तरफ, और पंजाब और हरियाणा तरफ भी इसका फैलाव रहेगा, और पाकिस्तान में तो है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है। पंकज आडवाणी ने 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में किसे हराया था? तो ईरान के आमिर सरकोश को। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निसार मिशन इसरो और नासा। इसरो तो भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा अमेरिका का। याद रखें, तो भारत और अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी आपस में मिलकर किस लिए लॉन्च किया है, किसी निसार मिशन को? तो देखिए, निसार मिशन का ये सूचना प्रौद्योगिकी के प्रश्न याद रखेंगे, और आप कह सकते हैं करंट अफेयर भी है ये। निसार मिशन इसरो और नासा ने मिलकर पृथ्वी के बदलते पारिस्थितिकी तंत्र, सतह, बर्फ की चादरों और प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, समुद्र स्तर में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, वन कटाई, हिमखंडों के पिघलने और जल संसाधनों की निगरानी और अध्ययन के लिए लॉन्च किया है।
इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तनों की सटीक जानकारी देना और प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी एवं पर्यावरण निगरानी को बेहतर बनाने के लिए निसार मिशन को लॉन्च किया गया और नासा और याद रखना भारत का अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, थार रेगिस्तान का प्रश्न एक बार नहीं कितनों बार पूछ चुका शिफ्टों में, और हम कम से कम शुरुआत से 5 जून से कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं कि हर दिन के 2-2 शिफ्ट कवर कर रहे हैं, है कि नहीं। तो आप जाके देखेंगे तो भंडार मिल जाएगा। थार मरुस्थल में पानी कौन से नहर से आता है? देखिएगा, थार मरुस्थल में पानी मुख्य रूप से इंदिरा गांधी नहर। तो याद रखेंगे, जो थार रेगिस्तान है वहाँ जो पानी का मुख्य स्रोत याद रखें वो इंदिरा गांधी नहर है, और यह नहर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल की आपूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जल की पूर्ति हेतु उस क्षेत्रों में, और रेगिस्तान में तो आपको पता है कि जल की कमी होती है, तो उसकी पूर्ति हेतु याद रखें इंदिरा गांधी नहर है एक महत्वपूर्ण विकल्प है। आप देख पा रहे होंगे, सन 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे हम सीसीए एक्ट कहते हैं, में कितने धर्म थे आपको बता दें। 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम सीसीए में 6 धर्मों को शामिल किया गया था। आप देख पा रहे होंगे, हिंदू, सिख, या आपके हिंदू हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, पारसी, ईसाई हो गए, इन्हें शामिल किया गया है 6। और ये प्रावधान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से मतलब ये प्रावधान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए इन 6 धर्मों के लोगों पर लागू होता है, CAA 2019 का एक्ट। और 2011 का जनगणना का प्रश्न अब आना चालू हो चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या घनत्व याद रखेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का था, जिसका घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो ऐसे आपको साक्षरता का प्रश्न, घनत्व का प्रश्न, जनसंख्या का प्रश्न और ST/ST का निवास का प्रश्न पूछ रहा, ध्यान रखेंगे। तो 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व याद रखेंगे दिल्ली का था, राजधानी क्षेत्र दिल्ली का। अगला प्रश्न हमें क्या पूछा है, प्रिवी पर्स का क्या मतलब होता है? आपको बता दूं, इसके पहले इसका संशोधन कब हुआ था ये प्रश्न पूछा, तो और आपको याद होगा, अगर आप एग्जाम बहुत लेट हो तो आप कंटिन्यू देखते होंगे, माना जाए हमसे, और जहाँ से भी आप देख रहे होंगे अच्छी बात है, कहीं से पढ़िएगा जहाँ आपको विश्वास है, जहाँ आपको सही सटीक जानकारी मिल रही वहाँ पढ़ सकते हैं, चाहे हम आपको दें चाहे कोई भी शिक्षक दे। और याद रखना, शिक्षक आपकी हमेशा भलाई चाहता है और आपके लिए तत्पर तैयार रहता है। तो हम भी वही प्रयास कर रहे हैं कि हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से हम उन बच्चों को सहयोग कर सकें जो पढ़ना चाहते हैं। तो प्रीवी फर्स्ट याद रखेंगे का मतलब होता है विशेष वार्षिक भत्ता या धनराशि जो किसी संवैधानिक या लोकतांत्रिक राजतंत्र में पूर्व राजाओं, रजवाड़ों या राज परिवारों को उनके पूर्ववर्ती अधिकारों और संपत्ति संरक्षण के लिए दी जाती थी। भारत में स्वतंत्रता के बाद रियासतों के विलय के समय इन राजवंशों को आजीवन जीवन यापन हेतु विशेष भत्ता दिया जाता था, जिन्हें हम हिंदी में राज भत्ता या शाही भत्ता भी कहते हैं। जैसे आपको पता है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके माता पिताओं को भत्ता दिया जाता था। फिर हुआ क्या, मतलब रजवाड़े, जमींदारों, शासकों को उनके परिवार के लोगों को भत्ता दिया जाता था, शाही भत्ता या राज भत्ता जिसे कह सकते हैं आप, जिसे हम प्रिवी फर्स्ट भी कहते हैं। और याद रखें, यह व्यवस्था 1971 में 26वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दी गई। यही प्रश्न पूछा था कि प्रिवी फर्स्ट कब समाप्त कर दिया गया, उसी से संबंधित प्रश्न फिर आगे लिखिएगा। उस समय मैंने बताया था यह व्यवस्था 1971 में 26 नंबर के संशोधन के द्वारा समाप्त कर दी गई, जिसमें राजाओं की प्रिवी फर्स्ट पेंशन और विशेष अधिकार खत्म हो गए। शाही कर जैसा कोई अलग टैक्स नहीं था, बल्कि यह पेंशन के रूप में दिया जाता था, पेंशन। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, संशोधन का प्रश्न हमें फिर पूछ रहा, रखें हर शिफ्ट में आपको संशोधन का प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। 40वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 40वां संविधान संशोधन जो 1976 हुआ था, मुख्य रूप से भारत के राष्ट्रीय समुद्र क्षेत्र, महाद्वीपीय बंग तट और विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे हम EEZ कहते जो ध्यान रखें से संबंधित है। इसके तहत इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले सभी खनिज पदार्थ और अन्य मूल्यवान संसाधनों को केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में लाना इसका कार्य है।
साथ ही संसद को इन क्षेत्रों की सीमाएं और उनसे जुड़े कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, फ्रीऑन का प्रयोग मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? तो फ्रीऑन का प्रयोग मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और फ्रीजर आदि में शीतलक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग एरोसोल, प्रवर्धक और फोम बनाने में किया जाता है। जैसे आप पता है कि आपके घर में जो एयर कंडीशन होगा, जो आप फ्रिज होंगे, आपके रेफ्रिजरेटर होंगे, उनको ठंडक बनाए रखता है, जिससे आप क्या कर पाते हैं, जो भोजन होता है याद रखें वो खराब नहीं होता। कोई भी चीज़ आप क्या करते फ्रिज में रख देते हो कोई भी चीज़, तो वो खराब नहीं होता। वहाँ एक गैस पाया जाता है, फ्रीऑन गैस। तो वहीं पूछ रहा है इसका उपयोग क्या है या मुख्य उसका कार्य क्या है। तो आप देख पाए, सुन पाए, हर शिफ्ट में याद रखें प्रश्न बार बार पूछ रहा है किस चीज़ का, शॉर्टकट की का। तो अल्ट प्लस स्कैबर की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आप देख पा रहे हो यहाँ पर अल्ट प्लस स्कैबर कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किसी भी सक्रिय विंडो के सिस्टम मेन्यू को खोलने के लिए किया जाता है। इस मेन्यू में रिस्टोर, मूवी, साइज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज और क्लोज जैसे विकल्प होते हैं, जिससे आप बिना माउस में के विंडो को आसानी से मैनेज कर सकते हो। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, स्टोव के नीले रंग होने का कारण क्या है? जैसे आप पता है कि आप अगर गैस में खाना पका रहे माना जाए, तो आपका नीले रंग का वो कारण क्या है? धानक स्टोव की नीली लौ का कारण है ईंधन। जैसे ईंधन आप एलपीजी जला रहे हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का पूर्ण दहन। जब गैस में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है तो जलने की प्रक्रिया पूरी होती है और नीली लौ दिखाई देती है। यह नीला रंग इस बात का संकेत है कि ईंधन सही तरीके से जल रहा है, कार्बन की मात्रा कम है। क्या समझे आप? जैसे आपके पास गैस सिलेंडर होगा और आप उस गैस चूल्हे के माध्यम से खाना पकाते होंगे, तो अगर आपके पास जो लो आ रहा है गैस का, याद रखें वो चूल्हे का, अगर नीला आ रहा है तो समझ जाइएगा कि वह ऑक्सीजन की पूर्ति सही हो रही, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जल सकती। ठीक है, तो याद रखें आग जलाने ही तो ऑक्सीजन चाहिए, और ये ऑक्सीजन को जलाने का काम करता, याद रखेंगे। तो अगर नीली लौ जल रही समझ जाइएगा कि सही तरीके से ईंधन का दहन हो रहा, वरना अगर आपको रेड रंग दिखाई दे या कोई अन्य रंग, रेड समझ जाओ लाल रंग का, तो समझ जाइएगा वो आपका लौ या जो के ईंधन है वो सही तरीके से दहन नहीं हो पा रहा है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, स्वामित्व योजना में मुख्य रूप से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? और योजना का भी प्रश्न आपको बार बार पूछ रहा है। तो स्वामित्व योजना में मुख्य रूप से ड्रोन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ड्रोन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्तियों का सटीक सर्वेक्षण और डिजिटल मानचित्रण किया जाता है, जिससे प्रत्येक घर और भूमि का रिकॉर्ड रखा जा सके, तैयार किया जाए। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड के जोगेश्वरी मंदिर का डिजाइन किस शैली में? तो आप देख पाए केदारनाथ शैली में। तो आपने केदारनाथ को तो मंदिर तो आप देखा होगा, उसी शैली में ध्यान रखें। उत्तराखंड के जोगेश्वर, जिसे जागेश्वर मंदिर भी कह देते हैं, का निर्माण मुख्य रूप से कत्यूरी राजाओं द्वारा 7वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य कराया गया था। बाद के काल में चंद शासकों ने भी इसमें योगदान दिया। यह मंदिर समूह गुप्त साम्राज्यों के प्रभाव और हिमालयी स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 2025 में दीप्ति शर्मा आईसीसी महिला ओडीआई ऑलराउंडर रैंकिंग में किस रैंक में है? तो याद रखेंगे चौथे रैंक पर। और दीप्ति शर्मा एक महिला क्रिकेटर, याद रखें अगर आप प्रश्न पूछ ले कि इनका संबंध किस खेल से, तो आप क्या समझेंगे, क्या आप बताएंगे? क्रिकेट। मैंने आपको दो प्रश्न आपको बताया कंप्यूटर के, और फिर से आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर का प्रश्न आया। कंप्यूटर का प्रश्न याद रखें 3 से लगभग 4 प्रश्न पूछ रहा, और करंट अफेयर की बात करें 9 से 10 करंट अफेयर के प्रश्न। तो यहाँ आप तो आपको देख पा रहे होंगे प्रश्नों का समाहार। कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? और आपको बताऊं शॉर्टकट की का प्रश्न बार बार आ रहा है। तो कंट्रोल प्लस टैब का मुख्य उपयोग वेब ब्राउजर या किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर में किया जाता है जिसमें एक साथ कई टैब खुले होते हैं। इससे आप दाईं ओर वाले अगले टैब पर जल्दी से स्विच कर सकते हैं, यानी एक टैब से दूसरे टैब पर जाने के लिए किया जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग एक से अधिक खुले प्रेजेंटेशन के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। तो हर क्षेत्र में थोड़ा सा अलग अलग शॉर्टकट की होता याद रखें। अगला प्रश्न आप फिर देख पा रहे होंगे, पावर पॉइंट को पीडीएफ में यूज क्यों करते हैं?
तो पावर पॉइंट को पीडीएफ में इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल को साझा करना, प्रिंट करना और किसी भी डिवाइस पर बिना फॉर्मेट बिगड़े देखना आसान होता है। पीडीएफ फाइल में स्लाइड के डिजाइन, फॉन्ट्स और लेआउट सुरक्षित रहते हैं, जिससे वे प्रेजेंटेशन की क्वालिटी बनी रहती है। इसके अलावा पीडीएफ फाइल को एडिट करना मुश्किल होता है, जिससे आपकी सामग्री सुरक्षित रहती है। यहाँ पर वीडियो समाप्त होता याद रखेंगे। और आपको पता है टोटल 40 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, जहाँ पर आपको पूरा जीके जेएस के रूप में इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर, खेल, समसामयिक घटना, सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर आपको साइंस समाहित रहेगा। तो आपको पता ही होगा कि इस प्रकार के प्रश्न आज आए थे शिफ्ट में। और याद रखें 13/6/2025 का शिफ्ट नंबर पहला जस्ट आपको सुबह मिल जाएगा। सेकेंड शिफ्ट तो आप लोग देखेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। और हर दिन का आप एनालिसिस देखिएगा। और आपको बता दें 100% सही सटीक जानकारी साथ दे रहे हैं। जो विद्यार्थी पेपर देकर आया था इस तारीख को शिफ्ट को, तो आप हमें कमेंट करके बताएं अगर आप देख पा रहे हैं हमें तो। और जिससे आगामी भर्ती परीक्षा या आगामी शिफ्ट एग्जाम है जिन्हें विद्यार्थियों को है वो समझ सकें कि जानकारी सही सटीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। अगर आपका सहयोग हो पा रहा तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और हम आपके साथ ऐसे ही प्रयास करेंगे, तैयारी करवाते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक फॉर वॉचिंग। और आप बता दें अगर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे, आप बता दें हमारे चैनल में आप लोगों के लिए 100+ रिकॉर्ड क्लास चल रहे हैं, याद रखें। वो भी पीवाई की सीरीज। और पीवाई की जो प्रश्न याद रखें वो आपको 100% सहयोग करते हैं एग्जाम का पैटर्न बताने में। और हाल ही में एग्जाम चल रहे हैं, जैसे बात करें उन भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न उठा रहे हैं। और मैथ्स की बात करें तो हम सिस्टमेटिक अध्यायवार क्लास चला रहे हैं और मिक्स क्लास भी चला रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगा तो सपोर्ट कीजिएगा। और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी जो पढ़ना चाहता है उसके पास सुविधाएं नहीं है, वो कहाँ से पढ़े, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, उससे आप अवगत कराएं कि वो पढ़ सके। चलिएगा, हम आपके साथ हैं, आप सहयोग बनाए रखें।